ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन और यूएस के बीच टेंशन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और दोनों कंट्रीज़ के हज़ारों न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पर थे। सोवियत सबमरीन V-59 के कैप्टन न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाने ही वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere। सोवियत यूनियन की एक सबमरीन V-59 कैरेबियन सी में अमेरिका से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर पानी के अंदर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। तभी यूएस नेवी को पता चल गया और उन्होंने पानी के अंदर छोटे बम फेंकने स्टार्ट कर दिए। सोवियत यूनियन की सबमरीन का हज़ारों किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर से संपर्क टूट चुका था। उसके कैप्टन को लगा शायद जंग छिड़ चुकी है और अब न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ गया है। ये घटना इतिहास के उन 12 दिनों में हुई थी जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर मिसाइल हमले और उसके साइड इफ़ेक्ट देखे। साथ साथ दुनिया ने अमेरिका के खतरनाक चेहरे को भी देखा। अमेरिका की पावर को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था सिर्फ सोवियत यूनियन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद सोवियत यूनियन वो दूसरी कंट्री थी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हुई थी। उन्होंने कई न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका को इशारा दे दिया था कि हम जापान नहीं हैं जो हमला होने पर चुपचाप करके बैठ जाएंगे। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को हमेशा तैयार रखती थी। फिर हमला ज़मीन का करना हो, हवा से करना हो या फिर पानी से। दुनिया को अच्छे से पता था कि अगर दोनों में से किसी एक ने भी न्यूक्लियर अटैक की पहल की तो अगली कंट्री भी उसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से ही देगी। और इसके बाद की होने वाली तबाही जापान में हुए न्यूक्लियर मिसाइल से 100 गुना ज़्यादा भयानक होगी। इतनी ज़्यादा कि दुनिया की लगभग 80% पॉपुलेशन इसकी चपेट में आकर मारी जाएगी। इन हमलों को और भी ज़्यादा भयानक रूप देने के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के बॉम्बर एयरक्राफ्ट हर वक्त हवा में उड़ते रहते थे और उनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी पानी के अंदर चुपचाप तरीके से एक दूसरे से छिपकर सिर्फ एक इशारे का वेट करती थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन टर्की और इटली में भी इंस्टॉल कर दिए थे, क्योंकि ये दोनों कंट्री नेटो अलाई थी और सोवियत यूनियन के बॉर्डर से बहुत करीब थी। इससे अमेरिका की पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि यहाँ से सोवियत यूनियन के वेस्टर्न पार्ट को अटैक करना बहुत आसान हो गया था। जब ये खबर सोवियत यूनियन तक पहुँची तो उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका के करीब, अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा आइलैंड में इंस्टॉल कर दिया। उस वक्त क्यूबा में प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो अमेरिका को किसी भी सूरत में पसंद नहीं थी। अमेरिका की नज़र में क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाई था, क्योंकि सोवियत यूनियन ही असल में कम्युनिज्म का गढ़ था। कम्युनिज्म का मतलब होता है देश में सारे बिजनेस गवर्नमेंट के अंदर होंगे और सबको एक बराबर हक मिलेगा, जिसका मतलब है समाज में कोई अमीर और गरीब का स्टेटस नहीं होगा। जबकि अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म चले, जिसका मतलब है हर तरह की फ्री मार्केट, जो चाहे जहां चाहे बिजनेस करे और अपना प्रॉफिट जनरेट करे। अमेरिका अपने बराबर में भी क्यूबा पर हमला करके वहां पर कैपिटल सिस्टम लाना चाहता था, लेकिन क्यूबन प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो कम्युनिज्म को क्यूबा में रखना चाहता था, जिसके लिए उसे सोवियत यूनियन का सपोर्ट हासिल था। सोवियत यूनियन क्यूबा का एक बहुत बड़ा वेपन सप्लायर भी था। क्यूबा के साथ अच्छे रिलेशन बनाना सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था। सोवियत प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबन प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो के साथ एक सीक्रेट डील साइन की, जिसमें तय हुआ कि सोवियत यूनियन अपने इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल ICBM क्यूबा में इंस्टॉल करेगा, और जिसका मतलब था कि सोवियत यूनियन क्यूबा की अमेरिका से सीधे तौर पर रक्षा करेगा। मगर सोवियत यूनियन क्यूबा में न्यूक्लियर वॉरहेड इंस्टॉल करके साउथ अमेरिकन रीजन को आसानी से टारगेट करना चाहता था, जिसमें सोवियत यूनियन कामयाब रहा। इस डील की किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर ICBM सिस्टम क्यूबा में सीक्रेट लोकेशन में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। ऐसे में अमेरिकन लोगों में डर का माहौल बन गया। क्योंकि इलेक्शन नज़दीक थे तो व्हाइट हाउस ने इन सभी खबरों को अफवाह बताकर नकार दिया और 1962 के स्टेट इलेक्शन के दौरान लोगों को भरोसा दिला दिया कि ये सभी खबरें सिर्फ अफवाह हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए US एयरफोर्स ने अपने U-2 स्पाई प्लेन को क्यूबा के ऊपर स्पाई करने के लिए भेजा। U-2 स्पाई प्लेन ने जो तस्वीरें कैप्चर की उसमें एकदम साफ मीडियम रेंज R-12 और इंटरमीडिएट R-14 बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज़ को क्यूबा में देखा गया। फोटोग्राफ इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी थी कि सोवियत यूनियन अमेरिका के साउथ ईस्ट पार्ट के खिलाफ गहरी पकड़ बना चुका है। ये खबर जब उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी को पता चली तो उन पर बिजली बनकर गिरी। क्यूबा, जिसके ऊपर अमेरिका को वैसे ही बहुत गुस्सा था, उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने एयर स्ट्राइक करने का फैसला लिया। अमेरिका का ये प्लान था कि एयर स्ट्राइक करके पहले सोवियत मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और फिर फुल फोर्स के साथ क्यूबा पर हमला करके कब्जा कर लिया जाएगा, जो अमेरिका काफ़ी पहले से करना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये प्लान असल में वर्ल्ड वॉर 3 को दावत देने के बराबर था,
क्योंकि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स पर हमला असल में सोवियत यूनियन पर हमला था और अगर ऐसा होता तो दोनों तरफ से न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती, जिसको फिर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ जब सोवियत यूनियन को अमेरिका के इरादों का पता चला तो उन्होंने हमले का जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली। इसी तैयारी में एक सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन V-59 भी थी, जिसके आसपास ये सारी घटना घूमती है। इस सबमरीन को क्यूबा के करीब कैरेबियन सी की गहराई में छुपे रहने का ऑर्डर मिला था। सबमरीन के क्रू को फुल अथॉरिटी थी कि अगर न्यूक्लियर जंग होती है तो मॉस्को से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबमरीन यूएस नेवी की नज़रों से बचकर पानी की इतनी गहराइयों में जा चुकी थी कि इनका मॉस्को से रेडियो कांटेक्ट भी टूट चुका था। लेकिन तभी किसी तरह यूएस नेवी को सोवियत सबमरीन का कैरेबियन सी में होने का शक हो गया और यूएस नेवी ने सबमरीन की लोकेशन में बॉम्ब फेंककर सबमरीन को इशारा किया कि ऊपर आकर अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएं। यूएस नेवी की तरफ से फेंके गए ये बॉम्ब असल में सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस बॉम्ब थे। ये एंटी सबमरीन वेपन थे। ये बॉम्ब अगर सबमरीन के करीब फटते तो पूरी सबमरीन को भी तबाह कर सकते थे। सोवियत सबमरीन V-59 के कैप्टन, जिनका पहले ही मॉस्को से कांटेक्ट टूट चुका था, उन्होंने समझा कि शायद जंग छिड़ चुकी है और अब न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। लेकिन क्रू को फुल अथॉरिटी तो थी, लेकिन न्यूक्लियर का बटन प्रेस से पहले सबमरीन में मौजूद तीनों ऑफिसर्स की रजामंदी बहुत जरूरी थी। 3 में से 2 ऑफिसर इस हक में थे कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल फायर कर देना चाहिए, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ली आर्कीफोव थे तो V-59 के सेकंड इन कमांड। लेकिन उन्होंने बाकी 2 ऑफिसर्स के खिलाफ जाने का फैसला किया। तीनों ऑफिसर्स में बहस छिड़ गई। आर्कीवोव का कहना था कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर करना बहुत रिस्की है, जबकि उनके पास जंग स्टार्ट होने की कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। बहुत देर तक बहस चलती रही और उसके बाद यह फैसला हुआ कि V-59 को सरफेस पर ले जाकर पहले मॉस्को से कांटेक्ट किया जाएगा ताकि असल सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सके। जिस वक्त V-59 सबमरीन में ये सब चल रहा था, उसी वक्त बढ़ती हुई टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए रशियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग चल रही थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सोवियत यूनियन क्यूबा से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वापस तो मंगा लेगा, लेकिन बदले में अमेरिका क्यूबा पर कब्जा नहीं करेगा। ये डील थी जो पब्लिक के सामने रखी गई थी। असल में सोवियत यूनियन ने अमेरिका को टर्की और इटली से न्यूक्लियर मिसाइल हटाने पर मजबूर कर दिया था।